आज हम इस वीडियो में विलियम चैप्टर का राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 2 भाग और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द्रव का द्रव में विलयन। इससे पहले के वीडियोज़ के लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर विलियम चैप्टर का पूरा सीक्वेंस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द्रव का द्रव में विलयन। देखिए, तो वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहले जब किसी द्रव को ढक कर रखे तो द्रव में वाष्पोत्सर्जन व संघनन की क्रिया होती है। देखिए, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और संघनन क्या होता है। मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ एक टब है या एक बीकर, कुछ भी है। इसे हम जब ढक कर रखते हैं, यहाँ पे ढक कर रखते हैं, तो इसमें से भाप बनकर गैसें ऊपर की तरफ जाती हैं। तो वो जो ढक्कन पर आती हुई जो गैसें हैं, वो जो दिखाई देता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प बनकर उत्सर्जित होना। और देखिए संघनन, और कुछ समय बाद वो वाष्प वापस से पानी में चला आता है, तो इसे संघनन की क्रिया करते हैं। तो जब हम पानी को, देखिए, जब द्रव को हम ढक कर रख रहे हैं तो उसमें वाष्पोत्सर्जन वाष्प बनकर ढक्कन पे जा रहा है, और संघनन अर्थात तो पुनः पानी बूंद बनकर वापस चला आ रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन दोनों क्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए इसे वाष्पोत्सर्जन की दर अर्थात जितना जल वाष्प या गैस बनकर ऊपर जाएगा, उतना ही जल, उतने ही बूंदे आपको संघनन के द्वारा नीचे चलाएगा। साम्य में, देखिए, साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम। साम्य में द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर डाला गया, मतलब देखिए साम्य अर्थात जो परिस्थितियां समान हो कमरे के ताप पर, उस परिस्थितियों में द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के सतह, मतलब देखिए जब इसे ढक कर रखेंगे आप, तो जो पानी है उसके द्वारा वाष्प उत्सर्जित होगा। उस वाष्प द्वारा जो जिस ढक्कन पर है या द्रव की जो सतह है, द्रव के सतह पर लगाया गया जो दाब है, उसे आप वाष्प दाब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 वाष्पशील द्रवों का मिश्रण आदर्श विलयन कब होता है। देखिए, 2 वाष्पशील द्रव है, दोनों वाष्पशील द्रव है, उनका जो विलयन है वो आदर्श विलयन कब कहलाएगा। देखिए, जब यहाँ पर आयतन, जो इन दोनों को मिलाने पर उनका जो आयतन हो वो हमेशा शून्य हो। देखिए, मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब इन दोनों को मिलाया जाए तो दोनों के मिश्रण का जो आयतन हो, इन दोनों के आयतन के बराबर हो, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, न कम हो न घटे न बढ़े। अब देखिए, डेल एच मिक्स अर्थात जो द्रव को मिलाने पर ऊष्मा न तो निकले न ही निकले न ही अवशोषित हो। जो ऊष्मा हो मिलाने पर वो पहले के समान ही बराबर हो। देखिए, ए यहाँ पर पहला द्रव है और बी आपका दूसरा वाष्पशील द्रव है, का मिश्रण आदर्श विलयन होगा जब ए के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। देखिए, जब द्रव ए और द्रव बी का मिश्रण आदर्श विलयन कब होगा, जब ए के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल तथा ए व बी दोनों के मिश्रण के आकर्षण बल के बराबर होगा, तभी यह विलयन आदर्श विलयन होगा। मतलब देखिए, ए के अणुओं के मध्य जितना आकर्षण बल है, बी के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण बल होगा, और उन दोनों का योग भी उन दोनों के बराबर ही आएगा, तो आपका विलयन आदर्श विलयन होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के नियम में पहले देखते हैं। देखिए, द्रव है, मानते हैं 2 द्रव है, ए व बी। आपको पता है, ये पीछे आपको बताया कि द्रव का नाम है ए व बी, वाष्पशील द्रव है। पहला द्रव का नाम ए है, दूसरा द्रव का नाम बी है, का मिश्रण है। देखिए, मिश्रण में ए का मोल प्रभाज आपको एक्स ऑफ ए, मोल प्रभाज क्या होता है आपको पिछले वीडियोज में क्लियर हो चुका है, आप उस वीडियो को देख कर रहिएगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा। देखिए, तो बी का मोल प्रभाज आपको एक्स बी है,
तो मोल प्रभाजों का योग आपको एक होता है, ये आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बार और रिवीजन यहाँ पर करवा दे रहे हैं। अब देखिए मोल प्रभाज इक्वल टू होता है, मान लीजिए मोल प्रभाज ऑफ ए, अर्थात द्रव ए का जो मोल प्रभाज है, तो द्रव ए में उपस्थित विलेय की संख्या बटा के विलेय और विलायक दोनों में उपस्थित मोलों की संख्या के बराबर होता है मोल प्रभाज। अब देखिए जो द्रव बी है उसमें उपस्थित मोलों की संख्या या मोल प्रभाज द्रव बी में विलेय के मोलों की संख्या प्लस देखिए बटा के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है मोल प्रभाज। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्पशील द्रव मतलब ए और बी के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब देखिए जो मोल वाष्पशील द्रवों का जो प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब है ये पीए और उस विलयन के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए पी ए समानुपाती ऑफ मोल प्रभाज ऑफ ए, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर समानुपाती है तो पी ए इक्वल टू आंशिक वाष्प दाब बट और मोल प्रभाज के बराबर हो गया, ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार अवयव भी अर्थात द्रव भी के लिए जो आपका मोल प्रभाज से फार्मूला होगा, देखिए तो आंशिक वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब इक्वल टू आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज भी के बराबर होगा। देखिए डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब अर्थात पी ऑफ कुल विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होगा। मतलब देखिए जो पात्र में उपस्थित विलयन है, विलयन अवस्था का कुल दाब अर्थात टोटल ऑफ पी नेट विलयनों के अवयव के आंशिक वाष्प दाब के जोड़ के बराबर होगा। देखिए कुल वाष्प दाब विलयन ए के वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब तथा विलयन बी के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो पी ए इक्वल टू आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज ऑफ ए प्लस आंशिक वाष्प दाब बी और मोल प्रभाज ऑफ एक्स बी। तो आपको अब यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी को आप इस तरह के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए तो एक्स बी इक्वल टू ऑफ ए, तो यहाँ पर एक्स ए या मोल प्रभाज ऑफ ए इक्वल टू 1 नेगेटिव ऑफ एक्स बी या मोल प्रभाज ऑफ बी। यहाँ पर आपको मोल प्रभाज ए का जो फॉर्मूला आया ये आया और यहाँ से आपको मोल प्रभाज ऑफ 1 माइनस एक्स ए आप ये भी यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैं एक्स बी जो मोल प्रभाज ऑफ बी है उसे 1 माइनस ऑफ मोल प्रभाज ऑफ एक्स ए, इसका करने का मतलब कि आपको अगर एक मोल प्रभाज दिया है तो आप दूसरा मोल प्रभाज आराम से निकाल सकते हैं पी नेट। यहाँ से अब देखिए पी कुल अर्थात कुल वाष्प दाब इक्वल होगा, देखिए तो मोल प्रभाज ऑफ ए आंशिक फिर ब्रैकेट में आंशिक दाब ऑफ ए नेगेटिव ऑफ आंशिक दाब ऑफ बी प्लस ऑफ आंशिक दाब ऑफ बी। देखिए ये देखिए आपका एक ग्राफ है, देखिए जिसमें आपको मोल प्रभाज अर्थात मोल प्रभाज ऑफ बी इस तरफ की तरफ बढ़ रहा है, वाष्प दाब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पी बी है वो इस पॉइंट पी पर मिल रहा है और ओ आपको इस पॉइंट में मिल रहा है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आपको प्राप्त हो रहा है वो पी नेट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आपका पी नेट ऑफ पी ए और पी बी है। इस पॉइंट पर आपका मोल प्रभाज जो है ए का वो 1 है और इसका जो बी का मोल प्रभाज है वो 0 है, और इस पॉइंट पर जो मोल प्रभाज है ए का वो 0 और बी का 1 है। चलिए तो नोट देखते हैं, इस नोट से क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए तो कुल वाष्प दाब यहाँ पर पी नेट इक्वल टू आंशिक वाष्प दाब ए, एक आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज ऑफ ए और प्लस देखिए आंशिक वाष्प दाब ऑफ बी और मोल प्रभाज बी
अब देखिए यहाँ पर जो मोल प्रभाज ऑफ ए और प्लस मोल प्रभाज ऑफ बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो मोल प्रभाज ए का तो अब 1 माइनस मोल प्रभाज बी कर सकते हैं, और मोल प्रभाज बी का तो 1 माइनस मोल प्रभाज ए कर सकते हैं आप। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो दो द्रव ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 200 और 400 mmg। देखिए mmHg का जो मतलब होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये आपका mmg का जो मतलब होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये दाब का एक यूनिट है। ए का वाष्प दाब आपको दिया है 200 और बी का दिया है 400। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर वाष्प दाब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए का वाष्प दाब यहाँ पर आपको 200 mmHg या मिलीमीटर मर्क्यूरी, बी का वाष्प दाब यहाँ पर 400 mmHg। और आगे देखिए ए और बी के उस मिश्रण में जिसमें ए का मोल प्रभाज आपको 2/5 दिया है, तो ए का मोल प्रभाज इक्वल टू अप टू 5। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला आपके पास मौजूद है, पी नेट इक्वल टू अब पी ऑफ ए एक्स ए, या यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब बी और यहाँ पर पी। तो अब आप अगर एक्स बी को यहाँ पर एक्स ए मोल प्रभाज ऑफ ए और मोल प्रभाज ऑफ बी, तो यहाँ पर मोल प्रभाज ऑफ ए दिया है, बी नहीं दिया है, तो आप जो है बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, मोल प्रभाज ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल प्रभाज ऑफ ए। ये हो गया। अब देखिए इस फार्मूला को यहाँ पे पुट करने पर यहाँ पर पी नेट इक्वल टू आपको पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स ए, ये हो गया। अब देखिए इसे अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर पी नेट ऑफ ए एक्स ए प्लस ऑफ पी बी नेगेटिव ऑफ पी बी एक्स ऑफ ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको एक्स ए का मान पता है 2.5 और पी नेट ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ से या इसे बाहर लेते हैं, एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए नेगेटिव ऑफ पी बी प्लस ऑफ पी बी। अब इस फॉर्मूला पे आपको सारे मान भर देने हैं और आपका सारा मान सीधे आपका पी नेट अर्थात अर्थात मिलीमीटर एचजी में जो आपका मर्क्यूरी में फार्मूला है उसमें आ जाएगा। चलिए हम भर देते हैं जल्दी से आपका 2.5। अब देखिए जो पहला आपका वाष्प दाब है वो 200 है, नेगेटिव ऑफ 400 प्लस ऑफ यहाँ पे दूसरा आपका 400, तो यहाँ से आपको क्या आएगा 2.5 नेगेटिव 200, यहाँ से 5 से $320 मिलीमीटर एचजी आपका आंसर आएगा। तो चलिए आज के आखिरी कॉन्सेप्ट या आखिरी सवाल पे चलते हैं। देखिए दो द्रव ए और बी का वाष्प दाब आपको 300 mg और 400 mg दिया है। यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब आपको 320 दिया है तो आपको टोटल यहाँ पर ए प्लस बी ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो आपको पी नेट यहाँ पर दिया है सीधे, पी नेट इक्वल टू आपको दिया है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी नेट इक्वल टू 320 मिली एच जी दिया है आपका, ए का वाष्प दाब आपको दिया है 300 मिलीमीटर एच जी या मर्क्यूरी,
और बी का जो आपका नेट आपका देखिए वाष्प दाब है वो 400 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब देखिए इसको हम कैसे अब फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। देखिए तो आपका फार्मूला है पी नेट इक्वल टू पी ऑफ आंशिक दाब ए प्लस पी ऑफ बी। तो देखिए इसको एक तरह से अगर किसी एक को आप एक तरह से बना दे तो एक का मान जो होगा वो आपको इसमें मान भरकर पता चल जाएगा। तो हम चलिए x जो मूल प्रभाज a है उसे यहाँ पर हम इस फार्मूला से यहाँ पर मूल प्रभाज ऑफ देखिए इस तरह एक्स बी जो है आपका मूल प्रभाज ऑफ बी उसे हम इस तरफ पुट करते हैं। सबसे पहले पी नेट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ऑफ ए। अब यहाँ पर पी बी, अब हम इसके जगह एक्स ए या मूल प्रभाज ऑफ 1 करते हैं। देखिए जो कुल मूल प्रभाजों का योग है 1 होता है तो इक्वल टू अब मूल प्रभाज ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ मूल प्रभाजी। अब यहाँ पर इसे अदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इसको और इसको साथ ले लेते हैं और एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए नेगेटिव ऑफ पी बी इससे और यहाँ पर प्लस ऑफ पी बी आपका आ गया। अब देखिए पी नेट का मैं मान दिया है यहाँ पर और ये ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसे इस साइड ले जाते हैं। सबसे पहले पी नेट का मान 320 है देखिए और एक्स ए आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ए और बी जो ए का मान है वो 300 है और बी का मान है 400 तो इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 320 एक्स ए, यहाँ पर ए का मान 300 है बी का मान 400 है और यहाँ पर ये अब देखिए बी का मान यहाँ पर भी 400 है आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ पर इससे एक्स ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 104। अब इसे उस साइड ले जाने पर देखिए 320, अब यहाँ पर 320 नेगेटिव ऑफ 400 यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 100 ऑफ एक्स ए देखिए 80। अब यहाँ पर इसे तो आपको एक्स ए का मान जो मोल प्रभाज है वो 4/5 है। तो आपको अब क्या करना है, एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। इसका मूल प्रभाज आपको 4/5 आया है तो एक्स बी का मान आपको निकाल लेना है यहाँ से। देखिए तो एक्स बी का मान हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4/5, यहाँ पे 5 माइनस ऑफ 4 एलसीएम लेकर। देखिए तो आपका जो दोनों मूल प्रभाज है वो आ गया है। देखिए 1/5 मोल और इसका मोल प्रभाज है 4/5 मोल। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।